जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करेंगे देश विदेश की सारी उन खबरों के बारे में जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है और शुरुआत करते हैं हमारे आईपीएल के न्यूज के साथ। देखिए आईपीएल होता है हर साल, आपको पता है, और आईपीएल जिस तरीके से भारत में खेला जाता है या इंटरनेशनल लेवल पे भारत के इस आईपीएल की पहुंच है, पहचान है, ऐसे किसी भी प्रीमियर लीग की नहीं है, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो इसकी नीलामी हुई है अभी आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी में इसकी नीलामी हुई है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए बच्चों, जो प्लेयर्स होते हैं ना उन पे बोलियां लगाई जाती हैं, बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना बोलियां लगाते हैं। तो आबू धाबी में क्या हुआ है, बोलियां लगाई गई है, ठीक है, बोलियां। तो कितनी टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, कितनी टीम खेलेंगी यहाँ पे, तो 10 टीम खेलेंगी। क्या खेलेंगी, आईपीएल मैच खेलेंगी। कितने प्लेयर्स होंगे, तो 70 यहाँ पे प्लेयर्स होंगे, जिसमें 29 प्लेयर्स तो होंगे ना विदेशी होंगे, यानी कि दूसरे देश के प्लेयर्स होंगे जो कि यहाँ पे इंडिया में खेलने वाले हैं, ठीक है। और इसी में सबसे महंगे जो खिलाड़ी चुने गए हैं वो चुने गए हैं कैमरन ग्रीन, ठीक है। क्या नाम है इनका, कैमरन ग्रीन इनका नाम है, कैमरन ग्रीन इनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, याद रखिएगा, और ऑलराउंडर है, ये भी याद रखिएगा। और इन्हें किसने चुना है, तो केकेआर ने चुना है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने चुना है। और कितने में चुना है, तो 25.20 करोड़ में चुना है। इससे पहले और इसी के साथ ये क्या बन चुके हैं, अभी तक आईपीएल के इतिहास के, आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर, ठीक है, सबसे महंगे विदेशी प्लेयर हैं, ठीक है, सबसे महंगे, सबसे महंगा विदेशी प्लेयर है। विदेशी प्लेयर का मतलब क्या है, बाहर से भारत में आईपीएल खेलने आने वाले प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे महंगे विदेशी प्लेयर हैं ये अभी तक के, याद रखेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है, पूरे आईपीएल के तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है पूरे आईपीएल के महंगाई की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। फर्स्ट पे है ऋषभ पंत, ये आपको पता होगा क्योंकि भारत के हैं भाई साहब, ठीक है। दूसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे पूरे आईपीएल के इतिहास में हम लोग कैमरन ग्रीन को देख रहे हैं, कैमरन ग्रीन को देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे, कैमरन ग्रीन को। अब चलिए, ये तो होगा कैमरन ग्रीन की बात है क्योंकि ये सबसे महंगे खरीदे गए हैं और केकेआर के द्वारा खरीदे गए हैं। इसके अलावा एक और न्यूज है आईपीएल से ही, आईपीएल के ऑप्शन से ही, कि यहाँ पे अनकैप्ड प्लेयर्स भी बहुत महंगे बिके हैं और सबसे महंगे बिके हैं, इतने महंगे बिके हैं कि उन्होंने इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो अनकैप्ड प्लेयर में दो प्लेयर का नाम आपको याद रखना, अनकैप्ड, अनकैप्ड प्लेयर में प्लेयर्स जो है महंगे महंगे बिके हैं, ठीक है। प्रशांत वीर की बात करूंगा मैं पहले, प्रशांत, प्रशांत वीर है, प्रशांत वीर है। इन्हें 14.20 करोड़ में खरीदा गया है। और दूसरा यहाँ पे आप देखना कार्तिक शर्मा है, ठीक है, कार्तिक शर्मा है, इन्हें भी सेम रेट पर खरीदा गया है, 14.20 करोड़, 14.20 करोड़। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि दोनों का कंबाइंड वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों की कंबाइंड वैल्यू अभी तक सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है, कितना, 28.40 करोड़, और दोनों इंडिविजुअली भी सबसे महंगे बिके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज आपकी क्या आ जाती है। अगली न्यूज है बच्चों आपकी जेपी मॉर्गन, ठीक है, जेपी मॉर्गन चेस कंपनी एस्टैब्लिशेस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन मुंबई, ठीक है बच्चों। चलिए ये कुछ प्रैक्टिस की चीजें हैं, चलिए आगे देखते हैं जेपी मॉर्गन से रिलेटेड सारी सारी न्यूज। अब जेपी मॉर्गन एक अमेरिकन कंपनी है बच्चों, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है जो मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल है, यानी कि बहुत सारे देशों में अपने ब्रांचेस चलाती है, ब्रांचेस खोलती है। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने अभी, ठीक है, जेपी मॉर्गन ने अभी, जेपी मॉर्गन ने अभी क्या, ठीक है, हमारे भारत में, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कहां पे, तो मुंबई में, ठीक है, इंडिया में कहां पे, मुंबई में। और क्या खोल दिया है यहाँ पे, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल दिया है, कहां पे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल दिया है। क्लियर पॉइंट याद रखना। अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होता है, जहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का रिसर्च सेंटर होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का रिसर्च सेंटर होगा, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर हो गया या कोई भी सेक्टर हो गया इस तरीके से। जैसे कि आईटी हब की अगर हम बात करते हैं तो आईटी हब हमारा कौन सा है, बैंगलोर में है। तो वैसे अगर हम फाइनेंशियल हब की बात करेंगे ना तो क्या बन जाएगा अभी हमारा, मुंबई बन जाएगा, याद रखेगा। और मुंबई में कहां पे, तो पोवई में, मुंबई में कहां पे, तो पोवई में। क्लियर बच्चों, तो मुंबई में कहां पे है, तो पोवई में, ठीक है, पोवई में। क्या बनाया गया है पोवई में, ठीक है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया गया है। और ये एशिया का
सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर होने वाला है, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखना क्या है ये, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ये, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ये, कहां का, ठीक है, सेंटर है ये, कहां का, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा कैपेबिलिटी सेंटर है। तो आपसे ज्यादा कुछ भी इससे नहीं पूछा जाएगा। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने कहां पर अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया है या करने जा रही है, तो मुंबई में, मुंबई में कहां पे, तो पवई में, याद रखेगा, क्लियर है पॉइंट बच्चों। और ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आपका ग्लोबल के सामने आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज क्या है, इंडिया एथियोपिया साइंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। अभी देखिए जो प्रधानमंत्री है हमारे 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं, और जो 15 तारीख है, 16 तारीख है और 17 तारीख है, ठीक है, 15 तारीख को वो कहां पे पहुंचे हैं, तो जॉर्डन में, ठीक है, जॉर्डन में। उसके बाद 16 तारीख को एथियोपिया में, ठीक है, एथियोपिया में पहुंचे हैं। और ये 17 तारीख की बात करें तो ओमान में, ठीक है, ओमान में। ये 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। तो अभी कल मैंने आपको पढ़ा दिया था जॉर्डन से इनके क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, और अभी हम एथियोपिया का देखेंगे, ठीक है। और जैसे ओमान वाला पूरा कंक्लूजन हमें मिल जाएगा तो ओमान वाला भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए एथियोपिया के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया और एथियोपिया ने 3 एग्रीमेंट मेन साइन किए, 3 एग्रीमेंट साइन किए। सबसे पहले कस्टम ऑपरेशन, कस्टम ऑपरेशन, कस्टम ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब एथियोपिया का सामान भारत में आएगा पोर्ट पे, बंदरगाह पे, या फिर भारत का सामान एथियोपिया के पोर्ट पे जाएगा, बंदरगाह पे जाएगा, तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, कि ऐसा नहीं कोई ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ, ये लाइसेंस दिखाओ, वो लाइसेंस दिखाओ, 4 दिन का काम 40 दिन में हो रहा है, नहीं। हम लोगों ने क्या किया, जो कस्टम, कस्टम में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसमें एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग कॉपरेशन किस फील्ड में करेंगे, ठीक है, कॉपरेशन, ऑपरेशन एट एट कस्टम, ठीक है, एट कस्टम, ठीक है, हम लोग कॉपरेशन करेंगे कस्टम में। पहला तो आपका एग्रीमेंट ये है, ठीक है, कि ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इजीली हो जाए, एथियोपिया के साथ हमारा रिलेशनशिप मेंटेन हो जाए, क्लियर कौन यहाँ पे। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे कि डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, भारत डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेगा कहां पे, एथियोपिया में, याद रखना, ठीक है, क्या, भारत, भारत, ठीक है, एथियोपिया में, एथियोपिया में, एथियोपिया में क्या अपना डेटा सेंटर स्थापित करने वाला है, डेटा सेंटर स्थापित करने वाला है। दूसरा एग्रीमेंट ये है, ठीक है। तीसरा एग्रीमेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है भाई साहब, है ना। तो उसमें ये दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे, यानी कि भारत एथियोपिया का साथ देगा और एथियोपिया भारत का साथ देगा, क्या मेंटेन करने में, पीस मेंटेन करने में, शांति मेंटेन करने में, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा मुहिम है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो मुद्दा है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ठीक है, पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का जो मुद्दा है, ठीक है, या फिर जो एम है, इस एम में दोनों को दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, याद रखेगा, ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 3 देशों की यात्रा में गए हैं, तो तीनों देश आपके सामने हैं, ठीक है, जॉर्डन है, एथियोपिया है, ओमान है, ठीक है, याद रखेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि एथियोपिया के साथ कौन सा एग्रीमेंट किया है, तो 3 एग्रीमेंट किए हैं एथियोपिया के साथ। देखिए बहुत सारे एग्रीमेंट है वो तो होते ही होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड हो गया, एनर्जी से रिलेटेड हो गया, ये सभी के साथ मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, सभी के साथ मिलेगा। जब तक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम ना शुरू किया जाए तब तक वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि यार प्रधानमंत्री बैठे हैं और दूसरे देश के लीडर के साथ बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है बातचीत करेंगे, हाँ हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि शिक्षा आ गई, ठीक है, हमें एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी होगा एनर्जी पे सवाल आ जाएगा, नहीं। सवाल किस पे आएगा, एनर्जी के क्षेत्र में हम ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो एग्रीमेंट पे सवाल आएगा, ठीक है, याद रखना। तो आपको 3 चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, 3 चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है, और 3 एग्रीमेंट पे हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत और एथियोपिया के व्यापार, डिजिटल क्षमता और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए सीमा शुल्क सहयोग, डेटा सेंटर स्थापना और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये तीनों के तीनों आप लोगों को एग्रीमेंट याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि ये मूवी जरूर आप लोग देखेगा, होम बाउंड मूवी, होम बाउंड मूवी जरूर देखिएगा, क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। तो अब देखिए होम बाउंड मूवी को चुन लिया गया है
किसके लिए चुना गया है? तो ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है, ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, याद रखना, ठीक है। अभी जो आपका 98th ऑस्कर अवार्ड की मैं बात कर रहा हूं, 98th ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, अवार्ड जिसको हम लोग एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। ये 2026 का अनाउंस होने वाला है। तो अभी भारत की तरफ से बहुत सारी फिल्में भेजी गई थी जिसमें नॉमिनेशन हुआ है, कौन सा नॉमिनेशन हुआ है भारत की तरफ से, कौन सी मूवी का? तो होम बाउंड मूवी का, होम बाउंड मूवी का नॉमिनेशन हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी इंडियन फिल्म होम बाउंड जिसको डायरेक्ट किया है नीरज घेवान ने, नीरज घेवान, हमेशा कोई ऐसी मूवी प्रचलित हो जाए, चर्चित हो जाए, तो उसका नाम और डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीरज घेवन की ये जो मूवी है, जो डायरेक्ट किया है नीरज घेवन ने, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, कहां पे? 98 एकेडमी अवार्ड्स में क्या हो चुकी है? शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी है, शॉर्ट लिस्टेड, याद रखना, ठीक है। नॉमिनेशन अलग बात है, ठीक है, ये नॉमिनेशन तो हुई थी, अब इसको शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है, ठीक है, याद रखना, शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है। अभी शॉर्ट लिस्ट का मतलब क्या है? अभी तक देखिए, नॉमिनेशन हम लोग बहुत सारी फिल्म भेज देते हैं, तो नॉमिनेशन में 3 अभी तक हमारे पास इससे पहले हुई हैं, ठीक है, तीनों का नाम आप लोग याद रखें, ठीक है। आप लोगों ने एक मदर इंडिया बहुत पहले मूवी देखी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ठीक है, वो हुई थी मदर इंडिया की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बॉम्बे सलाम की बात कर लेते हैं, ठीक है, बॉम्बे सलाम की बात कर लेते हैं, ये हो गया 2। और तीसरा जो 2001 में आई थी, लगान, ठीक है, लगान, इसको भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं मिल पाए हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में 3 को अभी तक नॉमिनेट किया जा चुका है, 3 भारत की तरफ से हो चुकी हैं। वो बदकिस्मती है कि हमें कोई अवार्ड अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हाँ, अभी होम बाउंड के चांसेस हैं, होम बाउंड वो चौथी मूवी बन चुकी है, ठीक है, फोर्थ मूवी बन चुकी है जो कि ऑस्कर में नॉमिनेट की गई है भारत की तरफ से। अब देखते हैं, मे भी शायद ये अवार्ड मिले तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, अदरवाइज तो शायद नहीं मिले, या वो तो किस्मत की बात है। चलिए, होप फॉर द बेस्ट बच्चों। तो इंडियन फिल्म होम बाउंड डायरेक्टेड बाय द नीरज घेवन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट 98th एकेडमी अवार्ड्स बाय ANPAS, ये एकेडमी अवार्ड ही है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला न्यूज क्या है? पोंडुरु खादी रिसीव्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अभी देखिए, जीआई टैग की एक न्यूज है, जीआई टैग, जीआई टैग, ठीक है बच्चों, जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उस एरिया की पहचान हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि उस एरिया की पहचान हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं शाही लीची, एक बिहार में मुजफ्फरपुर शहर है, वहां की लीची बहुत फेमस है, शाही लीची, उसको जीआई टैग मिल चुका है, यानी उस तरीके की लीची कहीं भी नहीं होती है। और अगर उसका कहीं पे डुप्लीकेट लीची बेचा जा रहा है, या उस नाम से लीची बेचा जा रहा है, तो उस पर केस किया जा सकता है, याद रखेगा, ठीक है, समझ में आया? पॉइंट क्या है कि उस एरिया की पहचान है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इंदौरी पोहा, मान लीजिए कल जीआई टैग इंदौरी पोहा, जीआई टैग मिल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं जाके दिल्ली में बेच रहा हूँ इंदौरी पोहा, और टेस्ट में बिल्कुल ही घटिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पोहे की बेइज्जती कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोहा इंदौर की पहचान है। अब इस पोहे की इमेज को बरकरार रखने के लिए इसको हमने क्या कर दिया? जीआई टैग में डाल दिया। अब जब जीआई टैग में डाल देंगे तो ये इस इंदौर की पहचान बन जाएगी, कहीं और पे नहीं बिकेगी, यानी कि एक तरीका का पेटेंट राइट आप कह सकते हो, ठीक है। ये है नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्लियर पॉइंट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो जीआई टैग क्या होता है? ठीक है, एक पेटेंट राइट होता है किसी एरिया का, पेटेंट राइट होता है कि वो वाला प्रोडक्ट उसी एरिया में, उसी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, क्लियर पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे एक पोंडुरु खादी, ठीक है, क्या नाम है? पोंडुरु, ठीक है, क्या नाम है? पोंडुरु खादी, पोंडुरु खादी जो है, ठीक है, इसे पोंदुरु खादी को जीआई टैग मिला है, पोंदुरु खादी को जीआई टैग मिला, ये आपकी न्यूज़ है। पोंदुरु खादी को भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग मिल चुका है। तो क्या है ये पोंदुरु खादी? आपको पता है, जैसे गांधी जी ने चरखा चला के खादी बनाना सिखाया था, ये वही खादी है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि आज भी वहां के लोग हाथ से बनाते हैं, आज भी वहां के लोग हाथ से बनाते हैं। पहले कॉटन को लाएंगे, साफ करेंगे, धोएंगे, फिर कॉटन को धागों में पिरोएंगे, वो भी चरखे की हेल्प से, फिर पूरा पूरा कपड़ा बनाया जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे? चलिए
अच्छा एक और चीज, ये पोंडुरु क्या है, श्रीकाकुलम, ठीक है, याद रखना श्रीकाकुलम, ठीक है, श्रीकाकुलम एक जिला है आंध्र प्रदेश का, वहां है। अब देखिए श्रीकाकुलम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में, श्रीकाकुलम क्या है ये, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम, याद रखेगा क्या, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। अब इस आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का एक गांव है, एक गांव का प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको सारी सारी चीज याद रखना, आपसे पूछा क्या जा सकता है प्रोडक्ट का नाम, तो पोंडुरु खादी फ्रॉम पोंडुरु विलेज, पोंडुरु विलेज है कहां पे, श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का है, उसे जीआई टैग मिल चुका है, क्लियर पॉइंट, क्योंकि वो ट्रेडिशनल हैंड्सपम यानी कि हाथ से बनाते हैं ये लोग अपना खादी का कपड़ा। अब जीआई टैग की शुरुआत कैसे हुई थी, तो जीआई टैग की शुरुआत हुई थी 1998 में, ठीक है, 1998 में जीआई टैग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था, रजिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चों, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था, प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन एक्ट आया था, याद रखिएगा कब आया था, 1999 में, ठीक है। और 2003 में ये जीआई टैग वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था, क्या भी अब जीआई टैग दिया जाएगा 2003 में। और 2004 के अंदर में, 2004 के अंदर में भारत को पहला जीआई टैग मिला, ठीक है, दार्जिलिंग का जो चाय है उसकी, ठीक है, दार्जिलिंग जो टी है उसके बारे में, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले भारत का जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को मिला था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगली न्यूज आपकी क्या कहती है, पीएफआरडीए रिलैक्सेस एनपीएस विड्रॉल नॉर्म्स, पीएफआरडीए ने एनपीएस पीएफआरडीए ने एनपीएस निकासी नियमों को ढील दी। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, देखिए पीएफआरडीए का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना क्या है ये, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट 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 फंड रेगुलेटरी, ठीक है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस तरीके से आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, जिस तरीके से एनएचएआई नेशनल हाईवेज को रेगुलेट करता है, जिस तरीके से यहाँ अलग अलग एजेंसीज हैं अलग अलग सेक्टर्स को रेगुलेट करती हैं, उसी तरीके से जितना भी भारत में प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, याद रखना, उसको कौन रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए। तो पीएफआरडीए की एक स्कीम चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। इस नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है, अगर आप ये नेशनल पेंशन स्कीम लेते हैं, एनरोल कर देते हैं, और आप प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सरकारी सेक्टर में तो पेंशन करती ही करती है, वो आपके सैलरी कटती ही करती है, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के टाइम तक पेंशन मिले, ठीक है, याद रखना। तो अभी एनपीएस में, नेशनल पेमेंट स्कीम में क्या कर दिया गया है कि जैसे आपका पैसा कटता जा रहा है, जैसे मान लीजिए हर महीने 10 हजार कट रहे हैं, तो एक साल में आपके 1,20,000 रुपए कट गए, आपने 20 साल नौकरी कर ली, तो इसके साथ आपके 30-32 लाख रुपए जमा हो गए ना भाई साहब, 30-32 लाख रुपए जमा हो गए। अब वो मान लीजिए कि आपके 30 लाख रुपए जमा हो चुके हैं अकाउंट में, वही उसी से आपको पेंशन मिलती है, उसी से आपको पेंशन पूरे जीवन में मिलती रहेगी। तो सरकार क्या करती है, याद रखिए कि पहले क्या करती थी, पहले आपको ना 60% कैश दे देती थी, जब आप रिटायर होते थे ना तो 60% कैश दे देती थी, क्या दे देती थी, 60% कैश, यानी कि ऑन द स्पॉट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा दे देती थी। होता है ना रिटायरमेंट के टाइम पे मोटा बड़ा बड़ा पैसा मिलता है, वो आप ही का पैसा होता है 60%। और 40%, ठीक है, 40% इन्वेस्ट कर देती है सरकार, 40% सरकार इन्वेस्ट कर देती है, यानी कि निवेश कर देती है, और इसी निवेश से जो पैसा आता है उससे आपको आजीवन क्या देती है, पेंशन देती है, क्लियर है पॉइंट। आप वही का पैसा हर महीने कट करके बैंक में इकट्ठा होता रहता है, सरकार जब आप रिटायर होते हो तो आपको 60% दे देती थी, और बचा हुआ 40% इन्वेस्ट कर देती थी, और जब इन्वेस्ट करेगी तो उससे जो भी इनकम आएगी पूरी जिंदगी आपको वो पेंशन के रूप में मिलती रहेगी, क्लियर पॉइंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 40% जो किया गया एन्युटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनयूटी बोलते हैं, एनयूटी कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा, एनयूटी के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसी में परिवर्तन किया गया है, अब जो रेशो है ना वो क्या कर दिया गया है, 80:20 कर दिया गया है, यानी कि अभी जो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा वो 80% मिलेगा, और 20% एन्युटी में, यानी कि अलग अलग जगह पे क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब सवाल ये आता है कि सर हमारा पैसा हम नहीं निवेश करना चाहते, ऐसा नहीं है, ठीक है, सरकार ने नियम बना रखा है कि अगर आप पेंशन लोगे तो आपको तभी पेंशन दी जाएगी जब आप ये सारे सारे नियमों का पालन करोगे, क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं ना
कि अपने 100% कमाई लुटा देते हैं, 100% कमाई उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, पूरी जिंदगी छोटे-छोटे पैसों के लिए तरसते रहते हैं और इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलाउ किया नॉन गवर्नमेंटल, यानी कि ये जो स्कीम है पूरी नॉन गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट के लिए है, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसके लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। और डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर सरकारी राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस सब्सक्राइबर्स को पेंशन कोष का 80% तक निकालने की अनुमति दे दी है, जिससे सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुए इंसानों को में तरलता बढ़ी है। तरलता का मतलब ज्यादा पैसा उनको मिला, ठीक है, जबकि वार्षिकी की आवश्यकता बनी रही। वार्षिकी मतलब ये 20%, ठीक है, जो कि अब आपको आपका पैसा निवेश कर दिया जाएगा पीएफआरडीए के द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है जोस एंटोनियो कास्टो विंस चिली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखिए, जो चिली में एक आपका कंट्री है, ठीक है, अमेरिकन कंट्री चिली, उसमें जोस एंटोनियो कास्ट, ठीक है, क्या नाम है इनका, जोस, ठीक है, एंटोनियो कास्ट, जोस एंटोनियो कास्ट जो है, ठीक है, ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, क्या बने हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए, जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात है, तो जब तक बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ ना हो तब तक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके लिए। तो यहाँ पे क्या आपको नाम याद रखना है, चिली देश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जोस एंटोनियो कास्ट बने हैं। क्लियर है पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने किसको हराया है। तीसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, याद रखना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। चलिए, और अब देख लेते क्या है, ठीक है। अल्ट्रा राइट का मतलब जो राइटिस्ट होते हैं ना, जो कंजर्वेटिव थॉट के रखते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग, तो ये राइट विंग के नेता है। तो अल्ट्रा राइट यानी कि अत्यधिक रुख रखने वाले जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के 2025 राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने जेनेट जारा को हराया, ठीक है, याद रखना, ठीक है, जेनेट जेनेट ठीक है, याद रखना, जेनेट जारा को उन्होंने हराया है, याद रखेगा। जेनेट जारा का नाम आपको याद रखना है। और उन्होंने किसकी जगह लिया है, इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे, तो गैब्रियल बोरिक इनकी जगह इन्होंने लिया है, ठीक है, क्या नाम है इनका, गैब्रियल, ठीक है, गैब्रियल बोरिक इनका नाम है। क्लियर है पॉइंट। ये सारी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो देखिए बच्चों, जब भी इंटरनेशनल की बात आए, अपॉइंटमेंट की बात आए, तो किसको रिप्लेस किया है ये बात याद रखना है, कौन बना है ये बात याद रखना है, और किसको हराया है ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अभी देखिए कि कौन जीते हैं, जोस एंटोनियो कास्ट जीते हैं, और इन्होंने किसको हराया है, जेनेट जारा को हराया है, और गैब्रियल बोरिक की जगह ली है। और किस देश के राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन था, तो चिली के राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। पीएम मोदी ने रिसीव किया एथियोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को एथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। जैसे कि भारत का कौन सा है, भारत रत्न है ना, सबसे जो बड़ा अवार्ड है सिविलियन अवार्ड। आर्मी का, डिफेंस का हटा दीजिए, आर्मी में तो परमवीर चक्र है, मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा है भारत में भाई साहब, तो परमवीर चक्र। इसी तरीके से हर एक देश का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया गया है एथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये इस सम्मान का नाम क्या है, द ग्रेट, ठीक है, इस सम्मान का नाम क्या है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया, ठीक है बच्चों, द ग्रेट ऑनर निशान, ठीक है, क्या नाम है, निशान ऑफ एथियोपिया, ठीक है, एथियोपिया, ये आपका अवार्ड का नाम है। और एथियोपिया ने दिया, ऑफ कोर्स ये आपको पहले से ही पता है, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि 3 देशों की यात्रा पे प्रधानमंत्री गए थे, उन तीनों देशों में एक आपका एथियोपिया ही है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अब ये अवार्ड इनको किसने दिया है, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर अबाई, ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर अबाई अहमद अली ने दिया है। किसने, अबाई अहमद अली ने, ठीक है, याद रखना, अबाई अबाई अहमद, ठीक है, अहमद अली ने दिया है, अबाई अहमद अली ने उनको पूरा पूरा जो सम्मान है दिया। कहां पे दिया है, ठीक है, एडिस अबाबा में। कहां पे दिया है, एडिस अबाबा, जो कि कैपिटल है एथियोपिया की, एडिस अबाबा। और अफ्रीकन कंट्री का
ये आपका सेंटर भी है, मैंने पूरे अफ्रीका कंट्री का एक मेन सेंटर, मेन शहर आप कह सकते हो, ठीक है, एडिस अबाबा। तो यहाँ पे एडिस अबाबा में, ठीक है, अबाई अहमद अली जो कि पीएम है ये एथियोपिया के, उन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का ये 28वां, कौन सा 28वां अवार्ड हो चुका है, 28वां अवार्ड हो चुका है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी दूसरे देश का, याद रखेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में गर्व की बात है, किसी देश के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा सिविलियन अवार्ड मिले हैं, वो भी हाईएस्ट वाला। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है और 28 हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला आता है इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे ऑन NH45, ठीक है। अब देखिए भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बनाया गया NH45 पे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हर ये पूरे जंगल 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 दिखाई दे रहे हैं, और ये बीच में आपका हाईवे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बीच में आपका हाईवे दिखाई दे रहा है। तो NHAI ने, ठीक है, NHAI ने यहाँ पे NH45 के ऊपर क्या बनाया है, सेफ हाईवे, वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे बनाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, जैसे कि मान लीजिए इधर भी वाइल्ड लाइफ है यानी वन्य जीव है, और इधर भी वन्य जीव है, और बीच में से हाईवे निकालना है, तो बीच में से चीता आ रहा है, बाघ आ रहा है, हाथी आ रहा है, तो गाड़ियों से टक्कर होने की संभावनाएं हैं और लोगों को भी खतरा रहता है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस हाईवे को क्या बना दिया गया है, सेफ, ठीक है, सेफ, सेफ वाइल्ड लाइफ हाईवे, ठीक है, सेफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ हाईवे बना दिया गया है। अब ये कैसे बनाया गया है, ठीक है, इसके 8 फीट की फेंसिंग की गई है, 8 फीट, क्या 8 फीट फेंसिंग किया गया है, कितना 8 फीट की तार घेरे गए हैं, ठीक है, तार घेरे गए हैं ताकि इधर के जानवर उधर ना आ सके, याद रखेगा, 8 फीट का तार घेरा गया है, ये 8 फीट ऊंचा तार घेरा, ऊंचा ऊंचा खंभे हैं दोनों तरफ से 8-8 फीट के, इस तरीके से इसको पूरा पूरा हाईवे को कवर किया गया है, आप देखिए। और दोनों तरफ क्या है, ये पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा आपका जीव जंतु है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो वही कह रहा है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे ऑन NH45, नेशनल हाईवे 45, मध्य प्रदेश में, और ये दो वन्य जीवों को, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कनेक्ट करेगा, ठीक है। एक आप याद रखना नौरा देही, ठीक है, एक याद रखना आप नौरा देही को कनेक्ट करेगा, और दूसरा आपका, ठीक है, दुर्गावती, ठीक है, वीरांगना, रानी वीरांगना, ठीक है, रानी वीरांगना, ठीक है, रानी वीरांगना, रानी वीरांगना, ये तो दोनों वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों, उनको कनेक्ट करेगा ये, ठीक है। कौन सा, रानी वीरांगना दुर्गावती, दुर्गावती, क्या रखना। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, नौरा देही को और रानी वीरांगना दुर्गावती को ये कनेक्ट करेगा, और ये एमपी में है, ठीक है बच्चों। अब याद रखना ये एमपी में है, और नौरा देही और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगा, जाहिर सी बात दोनों में जानवर हैं, और दोनों में से जानवर इधर उधर भटकते रहते होंगे, या ये पूरा जंगल में रोड क्रॉस करते टाइम या इधर से इधर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ियों के नीचे आ सकते हैं, तो इनके बीच में ही हाईवे बना दिया गया है, याद रखना। और इनका जो ये दिखाई दे रहा है, ये बीच बीच में ऐसा होता है ना, कई बार आपने स्पीड ब्रेकर देखा है, वो ऐसे होता है, खट 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 खट, तो ऐसे पूरा रोड बनाया गया है, ऐसे ही पूरा रोड खट 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 खट, ये पहली बार इस तरीके से किया गया है, याद रख लेना। और यहाँ पे 20 अंडर पासेज भी होंगे, 20 क्या होंगे, अंडर पासेज भी होंगे। अंडर पासेज का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए अंडरग्राउंड रास्ता, अंडरग्राउंड रास्ता, तो 20 अंडर पासेज भी यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। और टेबल टैप मार्किंग का मतलब क्या है, ऐसे 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 पूरा रोड पे ऐसे 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 बनाया गया है, ताकि गाड़ियों की स्पीड अपने आप ही कम हो जाए, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे विकसित किया है, जो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अंडरपास, फेंस और जानवरों की सुरक्षा के लिए लाल टेबल टॉप मार्किंग के साथ जोड़ता है। लाल टेबल टॉप मार्किंग मतलब ये सब, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को कराए हैं, सारे के सारे टॉपिक के यहाँ पे एमसीक्यूज आपके सामने है, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को कवर करना है, सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को बच्चों देखने हैं, और सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इस सारे के सारे मैं एमसीक्यूज आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इस सारे के सारे आपके सामने हैं।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे फिर से अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।